हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सब लोग। माई सेल्फ एम जे सर, वेलकम बैक ऑन VT एकेडमी। चलिए, ये सीरीज हमारा है केमिस्ट्री का 10th क्लास के लिए। इसमें हम लोग आज बेसिक चीज़ पढ़ेंगे और ये बेसिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए, क्योंकि जो स्टूडेंट बेसिक नहीं पढ़ पाए हैं केमिस्ट्री में उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। उसे बहुत आसान लैंग्वेज में समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या है, एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर है और ये मास है उसका, इसे हम लोग एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं। और ये क्या है, सिंबल है। तो ये पहले आपको जानना होगा, तभी आप 10th क्लास का केमिस्ट्री बहुत आसान लैंग्वेज में बहुत आसान तरीके से पढ़ सकते हैं। तो आपको ये बुकिश लैंग्वेज में याद नहीं करना, मैं आपको इसका ट्रिक बताऊंगा कैसे याद करना है। सबसे पहले इसे याद करने के लिए आपको हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 इस टाइप पे याद करना होगा। ऐसे नहीं याद करना होगा हाइड्रोजन लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन, ऐसे नहीं याद करना होगा। बस जो कुछ भी बोलेंगे उसके साथ उसका एटॉमिक नंबर भी बोलेंगे। जैसे नाइट्रोजन बोल रहे हैं तो नाइट्रोजन 7 नाइट्रोजन 7 नाइट्रोजन 7, ऐसे बार बार आपको रिकैप करना होगा, याद करना होगा, रखना होगा, तभी आपके पास याद हो जाएगा। जैसे मैं जब भी बोलूँ ऑक्सीजन तो आपके दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए, ऑक्सीजन कितना होता है, 8 होता है, बस डायरेक्ट ऑक्सीजन 8। फ्लोरीन कितना होता है, 9 होता है। क्लोरीन कितना होता है, 17 होता है। ऐसे याद करना होगा, तभी आप बहुत आसान लैंग्वेज में केमिस्ट्री को सीख पाएंगे और सारा केमिकल रिएक्शन बहुत आसान से आसान तरीके से आपको डेवलप करके मैं बताने वाला हूँ। तो केमिस्ट्री तो बहुत आसान लैंग्वेज में आपको बहुत आसान लेवल पे मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ, तो उसके लिए आप परेशान मत होना। ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एलिमेंट क्या होता है इसके बारे में मैं बताऊंगा। अभी एलिमेंट पे हमारा डिस्कस नहीं हुआ है, बट ये आप बेसिक चीज़ है, इसे याद करना होगा आपको। उसके बाद फिर मैं अभी आपको एलिमेंट्स के बारे में सारा चीज़ कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। सबसे पहले हाइड्रोजन आता है। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 होता है उसका, और उसका एटॉमिक मास कितना होता है, 1 होता है। ऐसे याद करना है। तो ये एटॉमिक मास को याद करने का आपको परेशान नहीं होना है, वो मैं आपको ट्रिक बता दूंगा। सिंबल क्या होता है, H होता है। तो आपको सिंबल याद करना है, एलिमेंट का नेम याद करना है और एटॉमिक नंबर याद करना है। हाइड्रोजन हेलियम हो गया 2, एटॉमिक नंबर 2 आता है पीरियोडिक टेबल में। ये एटॉमिक नंबर 2 पे, मतलब पीरियोडिक टेबल में ये दूसरे नंबर पे आता है। क्यों आता है, कैसे आता है, ये सब सारा चीज़ मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा। एटॉमिक नंबर 2 हो गया, इसका मास 4 हो गया और सिंबल He। लिथियम के लिए वही चीज़ हो जाएगा, बेरिलियम 4, बोरोन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियोन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, अल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18 एंड पोटेशियम 19, कैल्शियम 20। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये 8 नंबर से 9 नंबर से आपको शुरू करना है। एटॉमिक मास याद करने के लिए आपको क्या करना है कि जब आपके पास इवन नंबर रहे तो उसका डबल कर दीजिए, वो हो जाएगा उसका एटॉमिक मास। अगर ऑड नंबर रहे तो उसमें ऑड नंबर का ऑड ही नंबर लेकर आना है एटॉमिक मास। उसमें क्या करना होगा, आपको 1 ऐड करना होगा। जैसे 9 को डबल कीजिएगा तो 9 2 18 होता है, 18 और ऑड है ये, तो ऑड लाने के लिए 1 ऐड कर देंगे तो 19 हो जाएगा उसका मास। नियोन है, नियोन के लिए 10 होता है, तो 10 इवन नंबर है तो डबल कर देंगे 20 हो जाएगा। 11 ऑड नंबर है, इसको डबल कीजिएगा और उसमें 1 ऐड कीजिएगा। तो इस तरीके से आपको सारे का एटॉमिक मास याद करना है। हाँ, याद आपको क्या रखना है, क्लोरीन का, क्लोरीन 17 पे होता है और उसका मास 35.5 होता है। ये चीज़ आपको मास में कब यूज पड़ेगा, क्या यूजेज है इसका, ये कॉन्सेप्ट आपको आगे पढ़ाया जाएगा, क्योंकि बहुत सारा कॉन्सेप्ट है इसमें, पढ़ लेना। एटॉमिक सिंबल याद कर लेना, इसका एलिमेंट का सिंबल कैसे क्या होगा। और उसके बाद मैं सबका एक एक करके आपको इमेज प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, ताकि आपको बहुत आसान हो कि कौन सा कैसा दिखता है, कौन सा एलिमेंट कैसा दिखता है। तो ये एलिमेंट है, तो एलिमेंट क्या होता है और एलिमेंट का क्लासिफिकेशन क्या है, ये मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। सबसे पहले आते हैं हम लोग बेसिक के लिए, केमिस्ट्री पढ़ने के लिए सबसे पहले रूट को पढ़ना होगा, और वो रूट क्या है, मैटर। अगर मैटर जानेंगे तभी हमें पता चलेगा कि केमिस्ट्री क्या है और कुछ भी कैसे आया। तो ये समझ लीजिए आप कि मैटर क्या होता है। मैटर का मतलब होता है वैसा सब्सटेंस जो हमें हमारे चारों तरफ हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। यहाँ पे लिखा हुआ है एनी
थिंग्स अराउंड अस आर कॉल्ड मैटर। कुछ भी हमारे चारों तरफ, मतलब ये समझ लीजिए कि कुछ भी है तो उसे मैटर बोलेंगे, जो नहीं है उसे मैटर नहीं बोलेंगे। जैसे जो होगा वो अपना वजूद रखता होगा, वो अपना एग्जिस्टेंस रखता होगा, उसके पास मास होगा, उसका खुद का स्पेस होगा, तो उसे हम लोग मैटर बोलेंगे। जिसके अंदर मास नहीं है, जिसके अंदर उसका खुद का स्पेस नहीं है, वो मैटर नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिएगा मैटर को दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टी और एक होता है केमिकल प्रॉपर्टी। मतलब ये हुआ कि मैटर को दो बिहेवियर में पढ़ा जाता है, एक फिजिकली और एक केमिकली। केमिकली मतलब लिक्विड पोर्शन आ गया, इसके अंदर केमिकल्स पोर्शन आ गया, और यहाँ पे फिजिकल पोर्शन है, मतलब जिसे हम लोग डायरेक्ट देख रहे हैं और देख कर बता रहे हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ है, इसका क्या बिहेवियर है, फिजिकली क्या बिहेवियर है, कैसा दिख रहा है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर हम लोग पढ़ चुके हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड और गैस, लिक्विड और गैस को फ्लूइड भी बोला जाता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। फ्लूइड के अंदर क्या आ जाएगा, लिक्विड एंड गैस। फ्लूइड उसे बोलते हैं जो फ्लो हो जाता हो, बह जाता हो। फिर आते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर आता है प्योर सब्सटेंस और एक होता है इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस उसे बोलेंगे जिसके अंदर अलग कोई दूसरा कंटेंट नहीं हो, दूसरा कुछ भी कंपाउंड ना हो उसके अंदर मिला हुआ, जिसे हम लोग डायरेक्ट देखकर ये बता दें कि ये प्योर है, इसके अंदर कुछ भी नहीं मिला हुआ है। अगर वो चीज़ है तो वो प्योर होगा, वो चीज़ है तो प्योर होगा। जैसे वाटर है तो वो प्योर हो गया। अब उसके अंदर क्या क्या चीज़ मिलकर बना हुआ है, क्या क्या चीज़ से मिला हुआ है, तो वो क्या बन जाएगा, एलिमेंट। और फिर अगर वो एलिमेंट, दो एलिमेंट जब आपस में मिलकर बना रहे हैं किसी चीज़ को, तो उसे नाम देंगे कंपाउंड। तो प्योर सब्सटेंस के अंदर दो क्लासिफिकेशन आएगा, एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड। एलिमेंट्स ये हो गया, ये सारा एलिमेंट्स है, और हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल 118 एलिमेंट्स नोन है, जाना हुआ है, जानते हैं इसे चीज़ हम लोग। तो इस चीज़ को मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के अंदर भी बहुत अच्छे लेवल पे हम लोग पढ़ेंगे, बट यहाँ पे बेसिक नॉलेज है, उस पर डिस्कस करते हैं। एलिमेंट्स है तो एलिमेंट्स मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। मेटल उसे बोलते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी पास करने दे, नॉन मेटल्स जो इलेक्ट्रिसिटी पास ना करने दे, और मेटलॉइड जो दोनों के बिहेवियर, इंटरमीडिएट बिहेवियर दिखाता है। इससे ये हुआ कि ये किसी कंडीशन में इलेक्ट्रॉन को पास होने देगा, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी पास होने देगा, और किसी कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देगा। मतलब ये किस पे फोकस करता है, इसके अंदर कंट्रोल है, कंट्रोल पे है। वो कंट्रोल अगर इसको मिल जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा, और कंट्रोल नहीं है तो वो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा मेटलॉइड के अंदर। कंपाउंड्स है तो वो क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक, और एक दूसरा हो जाएगा इनऑर्गेनिक। क्योंकि हमारे इस पूरे केमिस्ट्री के अंदर सारा चीज़ कंपाउंड्स ही है। एलिमेंट्स तो हम लोग पढ़ते हैं, बट सारा एलिमेंट्स क्या चीज़ बनाता है, फर्दर कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। और वो सारा कंपाउंड्स क्या होता है, दो तरह का कंपाउंड्स होता है, एक होता है ऑर्गेनिक, एक होता है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उसे बोलते हैं जो लिविंग से रिलेटेड हो, लिविंग कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे ऑर्गेनिक। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उससे रिलेटेड जो भी कंपाउंड्स होगा वो सारा क्या कहलाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो केमिकल्स वगैरह आ जाते हैं, जैसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होता है वो मिनरल से बनता है। और मिनरल्स क्या होता है, ये मेटल्स भी हो सकते हैं और नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स से जो मिलकर बनेगा वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाएगा। और लिविंग जो होगा वो हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन करता है। जैसे हाइड्रोजन और कार्बन एक साथ मिक्स होंगे, एक साथ मिलेंगे, तो वो कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। दैट कंपाउंड इज नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक क्लासिफिकेशन। इम्प्योर सब्सटेंस, ये 9th क्लास में सब चीज़ पढ़ना था। इम्प्योर सब्सटेंस या फिर उसे हम लोग दूसरे नाम से क्या जानते हैं, मिक्सचर बोलते हैं उसे। तो मिक्सचर है तो होमोजीनस मिक्सचर होगा। होमो मीन्स होता है सेम, और जीनियस मतलब होता है क्या, कंपोनेंट। कंपोनेंट तो सेम कंपोनेंट जिसके अंदर आ जाएगा उसे हम लोग बोलेंगे होमोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर का एग्जांपल हो जाएगा आपके लिए क्या, शुगर को वाटर के अंदर मिला दीजिए, मिक्स कर दीजिए, तो उसे हम लोग बगैर टेस्ट किए हुए नहीं बता पाएंगे कि इसके अंदर क्या चीज़ मिला हुआ है, देख कर नहीं बता सकते हैं, फिजिकली नहीं बता सकते हैं। तो दैट कंपाउंड इज नोन एज, दैट मिक्सचर इज नोन एज होमोजीनस मिक्सचर। तो होमोजीनस मिक्सचर में बस ये हो कि आप देख कर नहीं बता पाइए कि उसके अंदर कुछ मिला हुआ है, तो वो क्या कहला जाएगा, होमोजीनस मिक्सचर। और इसे सब्सटेंस भी बोला जाता है। हेट्रोजीनस मिक्सचर, हेट्रोजीनस मिक्सचर के लिए आपको, हेट्रो मतलब होता है क्या,
डिफरेंट, कभी भी आपको ये वर्ड मिले, कहीं भी मिले हेट्रो, तो आप समझ लीजिएगा कि ये डिफरेंट होता है हेट्रो का मतलब। और जीनियस का मतलब क्या हो जाएगा? कंपोनेंट। तो डिफरेंट कंपोनेंट, इसमें मेरा फोकस इसलिए नहीं है क्योंकि ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो डिफरेंट कंपोनेंट वाला आ जाएगा, जैसे आपको मैं क्या बोलूँ कि कुछ भी, जैसे आपका जो मिक्सचर होता है, मिक्सचर का मतलब ये हुआ कि अगर चावल है तो उस चावल के अंदर कंकर आ जाते हैं, स्टोन आ जाता है, तो वो वाला जो मिक्सचर हो जाएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनस मिक्सचर। ये सैंड है, सैंड के अंदर कुछ अलग मिट्टी मिला दीजिए या फिर कोई भी सब्सटेंस मिला दीजिए या आयरन फिलिंग मिला दीजिए, तो उस आयरन का टुकड़ा मिला दीजिएगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनस मिक्सचर। और उसे डिफ्रेंशिएट करना, उसे अलग करना बहुत आसान होगा। मैग्नेट से आयरन के पार्टिकल्स को निकाल देंगे, या आप एक्सपेरिमेंट 9th क्लास में पढ़े भी होंगे कि उसमें से आयरन का जो फिलिंग्स होगा वो मैग्नेट से चिपक कर बाहर निकल जाएगा और बचेगा, तो हमारा सैंड वो फिर प्योर बन जाएगा। तो हेट्रोजीनस मिक्सचर और होमोजीनस मिक्सचर ये आपको 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अब आते हैं हम लोग किस वाले कॉन्सेप्ट पे आएंगे? एलिमेंट को समझते हैं। एलिमेंट होता एक्चुअली में क्या है, और इसके डीप नॉलेज में आएंगे। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होता है, इसका क्या बिहेवियर होता है, ये सारा कॉन्सेप्ट अभी हम लोग समझेंगे। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि मैटर क्या होता है। मैटर कुछ भी हो, अब वो मैटर है एक्चुअली में, तो मैटर क्या चीज़ से मिलकर बना हुआ है, तो उसके बारे में मैं अभी आपको डिस्कस करने वाला हूँ। जब तक के लिए नोट कर लीजिए आप। तो स्टूडेंट, अभी आपको मैटर्स के ऊपर में जो भी बेसिक नॉलेज होगा उसे आपको अभी डिफाइन किया जाएगा। मैटर क्या होता है, कहाँ से आया ये, उसका सबसे छोटा पार्टिकल्स क्या होगा, सारा चीज़ अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैटर के बारे में अभी आपको लिखवाया गया है कि एनीथिंग अराउंड अस आर कॉल्ड मैटर। अब ये मैटर है तो सबसे छोटे से पोर्शन से मिलकर बना हुआ होगा, तो सबसे छोटा सा पोर्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? पार्टिकल। पार्टिकल का मतलब ये हुआ कि ये पार्ट से आया है, पार्ट का मतलब होता है हिस्सा, और ये हिस्सा है तो पार्टिकल है, मतलब ये हुआ कि ये सबसे छोटे से टुकड़े से आया बना होगा, छोटा सा हिस्से से बना होगा। सबसे छोटा सा हिस्सा जिसे हम लोग फर्दर डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, फर्दर उसे कट नहीं कर पाएंगे, उसे टुकड़े में और नहीं बांट सकते हैं, दैट टुकड़ा इज नोन एज पार्टिकल। तो पार्टिकल कुछ भी नहीं है, पार्टिकल जो होगा वो मैटर का सबसे छोटा सा टुकड़ा होगा। अब देखिए कि अगर ये सपोज करो आप कि ये आयरन बार है, आयरन का एक ब्लॉक है छोटा सा, इसको अगर आप सबसे छोटे से छोटे टुकड़े में चेंज कीजिएगा तो इस तरीके से चेंज होगा, और फिर ऐसे ऐसे करके हुए आगे की तरफ ले जाएंगे, और यहाँ पे जो पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे जो आपको नहीं दिख रहा है, वो टुकड़ा क्या बन जाएगा? पार्टिकल का फॉर्मेशन करेगा। इसलिए क्योंकि पार्टिकल है तो वो हमें दिखाई नहीं देगा हमारे नेक्ड आई से, हमारे खुली आंखों से, तो ये पार्टिकल कहलाता है। अब ये पार्टिकल जो हुआ, इस पार्टिकल का नाम क्या होगा? तो इस पार्टिकल का नाम है पार्टिकल ऑफ आयरन। अगर ये आयरन का टुकड़ा है तो आयरन का पार्टिकल बोलेंगे, अगर ये गैस का टुकड़ा है तो गैस का पार्टिकल्स बोलेंगे, अगर ये ऑक्सीजन गैस का टुकड़ा होगा तो ऑक्सीजन गैस के टुकड़े का पार्टिकल्स मीन्स ऑक्सीजन गैस का पार्टिकल्स, या फिर गोल्ड लेंगे तो गोल्ड का ये पार्टिकल्स होगा। कुछ भी लेंगे आप तो उसका ये पार्टिकल्स कहलाता है, चाहे आप वो सैंड हो, मिट्टी हो, सॉइल हो, कुछ भी हो, वो सबका पार्टिकल्स कहलाएगा। तो एक्चुअली में अगर कोई भी मैटर हम लिए हैं, कुछ भी मैटर लिए हैं आप, सपोज करो आप कि अगर आयरन ही लिए हो तो आयरन का पार्टिकल क्या होगा? आयरन का सबसे छोटा सा पोर्शन क्या होगा? आयरन पार्टिकल। अब एक चीज आया, कॉन्सेप्ट हमें नहीं मिला कि आयरन के सबसे छोटे से टुकड़े को हम लोग बोलेंगे पार्टिकल, बट केमिस्ट्री के अंदर पार्टिकल्स के बारे में अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो केमिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल पे ही रुका हुआ नहीं रहेगा। पार्टिकल से भी छोटा चीज होता है जिसे हम लोग बोलते हैं क्या? एटम। क्या बोलेंगे? एटम। और इस एटम को बताने वाले साइंटिस्ट का क्या नाम है? जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन साहब ने डिफरेंशिएट किया था कि एटम्स क्या होता है? सबसे छोटे से पार्टिकल को, सबसे छोटा टुकड़ा जिसे हम लोग एटम्स बोल रहे हैं, इससे ये पता चला कि ये पार्टिकल जो लिए हैं, पार्टिकल का भी सबसे छोटा सा पार्टिकल होता होगा, वो क्या है? एटम्स। और ये एटम जो होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट।
तो इससे ये समझिए आप कि एटम बोल रहे हैं तो एटम भी तो एक पार्टिकल ही है। तो मैंने आपको डायरेक्ट यहाँ पे क्या बताया, मैटर होगा तो वो पार्टिकल से बना हुआ होगा। अब वो एटम है अगर, तो एटम भी तो एक पार्टिकल है, तो एटम भी एक पार्टिकल ही है। तो एक्चुअली में डायरेक्ट हम क्या बोल रहे हैं, पार्टिकल से बना हुआ है, बट वो एटम्स ही है। सबसे छोटा सा पोर्शन जो उसका है वो एटम्स है, और वो उसे हम लोग एटम का पार्टिकल बोलते हैं। तो एटम क्या हुआ, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। अगर एटम समझना है आपको, तो एटम समझने के लिए ये समझ लीजिए आप कि जो चीज़ हमें दिखाई नहीं दिया यहाँ पे, तो इसका नाम क्या हो गया, एटम। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है क्या, विच। एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट का ये सबसे छोटा सा टुकड़ा होगा। जैसे आप एलिमेंट्स में निकाल लीजिए, मैग्नीशियम ले लीजिए, Mg, मैग्नीशियम लीजिएगा, तो इस मैग्नीशियम का सबसे छोटा सा पोर्शन, सबसे छोटा सा टुकड़ा क्या कहलाएगा, एटम कहलाएगा, एटम ऑफ मैग्नीशियम। जो चीज़ जिस एलिमेंट का एटम होगा उसका नाम भी उसी एलिमेंट से लेंगे हम लोग, मैग्नीशियम का एटम। जैसे पार्टिकल्स में नाम हम बदल रहे थे। फिर क्या हुआ कि विच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है। तो एक्चुअली में केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जैसे हम लोग 10th क्लास में अभी पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन कुछ भी हो रहा है। जैसे केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किए, बना क्या, वाटर। तो ये वाटर बनाया, तो ये हाइड्रोजन क्या होगा, इस हाइड्रोजन और ये वाला ऑक्सीजन दोनों कंबाइन हुआ है। तो एक्चुअली में यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन नहीं हुआ है, यहाँ पे एटम ऑफ हाइड्रोजन, फिर एटम ऑफ ऑक्सीजन, ये दोनों आपस में कंबाइंड हुए तो क्या बनाया, वाटर का फॉर्मेशन किया, एक कंपाउंड का फॉर्मेशन किया। तो बहुत सारा हाइड्रोजन का एटम मिलकर बना हुआ होगा, बहुत सारा हाइड्रोजन का एटम, लाखों करोड़ों एटम्स हाइड्रोजन का और लाखों करोड़ों एटम्स ऑक्सीजन का, सब दोनों एक साथ कंबाइंड हुए तो लाखों करोड़ों एटम्स ऑफ वाटर बनाया, मतलब मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनाया, एक वाटर का फॉर्मेशन किया। तो एक्चुअली में हमें एटम्स पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये एटम जो होता है वो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। अब वो हिस्सा अगर केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो इससे ये पता चला कि अब उसके अंदर कुछ ना कुछ वजूद है, तभी तो पार्टिसिपेट कर रहा है। जब पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसके बारे में हमें डीप नॉलेज रखना होगा, उसके बिहेवियर के बारे में पढ़ना होगा, वो कहाँ रहता है, कब क्या करता है, कब कौन सा प्रॉपर्टी शो करेगा, उसके बारे में हमें पढ़ना होगा। तभी फिर उसके बारे में हम फिर ये इस कंपाउंड में के बारे में, जो जिस चीज़ का ये फॉर्मेशन कर रहा है उसके बारे में हम फर्दर क्लासीफाई कर पाएंगे कि ये किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, तो ये कैसा इसका बिहेवियर होगा। क्यों, इसलिए क्योंकि ये जिस चीज़ से मिलकर बना हुआ है उसका क्या बिहेवियर है, तो फिर हमें ये पता चल जाएगा कि इस कंपाउंड का क्या बिहेवियर होगा। तो आप इस पे डिफरेंट ये अच्छे से समझ लीजिए कि एटम जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल को ही हम लोग बोलेंगे एटम्स। अब दोस्त सिर्फ और सिर्फ एटम्स पे ही बात आकर ख़त्म नहीं होती है। एटम्स के बाद भी एक बहुत सारा चीज़ होता है जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, एटम तो हम लोग जान रहे थे कि ये एटम सबसे छोटा पार्टिकल होता है, बट एटम से भी सबसे छोटा पार्टिकल्स होता है जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, फंडामेंटल पार्टिकल। अब फंडामेंटल पार्टिकल का मतलब ये हुआ कि बेसिक पार्टिकल। बेसिक पार्टिकल में क्या क्या आ जाएगा, ये एटम भी इलेक्ट्रॉन, फिर प्रोटॉन और फिर न्यूट्रॉन, ये चीज से मिलकर बना हुआ है। एटम्स जो होगा ये सिर्फ और सिर्फ एटम्स ही नहीं रहेगा, एटम्स भी ये तीन चीज से मिलकर बना हुआ होगा। इस तीनों को हम लोग क्या बोलेंगे, फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल का मतलब होता है मौलिक। मौलिक का मतलब ये हुआ कि अति जरूरी, जैसे बोलते हैं ना फंडामेंटल फंडामेंटल राइट ये हमारा, तो मौलिक अधिकार हमारा, ये वहाँ से वर्ड आया। फंडामेंटल मतलब ये समझिए कि बेसिक, इसके बगैर एटम्स होगा ही नहीं। जैसे आपको मैं एक चीज़ ट्रैक कर देता हूँ, सेल। आप 9th क्लास में सेल पढ़ चुके हो। सेल क्या होता है, सबसे छोटा यूनिट होता है, बेसिक यूनिट होता है हमारे बॉडी का। सेल क्या होता है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ का सबसे छोटा सा पोर्शन होता है सेल, जो क्या होता है, पहला सेल क्या होता है, एक एग होता है, और दूसरा सेल क्या होता है, जो मदर और फादर, एक एग जो होता है वो मदर से आता है और एक स्पर्म जो होता है वो फादर से आता है। ये दोनों एक साथ कंबाइंड होते हैं
तो एक कंप्लीट सेल का फॉर्मेशन करता है और वहीं से इंसान बनते हैं या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। तो सेल के लिए आप आइए, तो सेल सबसे छोटा पोर्शन है, तो इस छोटे पोर्शन के लिए भी एक बाउंड्री लिमिटेड है कि एक्चुअली में ये सेल होगा तो उसका क्या क्राइटेरिया होगा, क्योंकि कुछ भी होता है तो उसका क्राइटेरिया होता है कि इसे क्यों हम बोल रहे हैं, उसका वजह होना चाहिए। तो सेल है, तो सेल का नाम होने के लिए, सेल को एस्टैब्लिश होने के लिए, सेल कहलाने के लिए उसको किसी चीज़ का मदद लेना होगा और उसके अंदर कुछ पार्ट होगा जिसकी वजह से हम उसे सेल बोलेंगे। अगर वो नहीं होगा तो उसे सेल नहीं बोलेंगे। जैसे सेल के लिए क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, सेल के लिए पहला बाउंड्री क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन। अगर सेल मेम्ब्रेन नहीं होगा तो वो सेल नहीं होगा, क्योंकि अभी जो कोविड-19 का समय चल रहा है, इस कोविड-19 के अंदर वायरस हम लोग पढ़ते हैं और वायरस के अंदर कोई भी सेल नहीं होता है, इस वजह से वो एक पॉइजनस लिक्विड बनकर रह जाता है। फिर आते हैं यहाँ पे दूसरा पॉइंट में आते हैं हम लोग, तो सेल मेम्ब्रेन हुआ और फिर एक होता है प्रोटोप्लाज्म। ये दोनों मिलकर आपस में सेल का फॉर्मेशन करता है। अब स्टूडेंट देखना आप कि प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं जीव द्रव। द्रव मतलब लिक्विड, प्लाज्म मतलब होता है लिक्विड और प्रोटो मतलब होता है जीव, ये समझ लिया आप। तो प्रोटोप्लाज्म जो हुआ, ये प्रोटोप्लाज्म कहाँ से आया, तो ये प्रोटोप्लाज्म कहाँ से आया, न्यूक्लियोप्लाज्म और प्लस कहाँ से आया, साइटोप्लाज्म। तो आपको सेल कहलाने के लिए क्या क्या चीज़ का जरूरत पड़ रहा है, आप ऐसे समझ लीजिए कि सेल के अंदर हम लोग पढ़ चुके हैं, सेल मेम्ब्रेन होगा उसका, उसके बाद बीच में न्यूक्लियस होगा, अगर न्यूक्लियस नहीं है तो वो सेल नहीं होगा। और दूसरा चीज़ क्या हो जाएगा, उसके बीच का साइटोप्लाज्म, अगर साइटोप्लाज्म निकल जाएगा तो वो सेल नहीं कहलाएगा, क्योंकि साइटोप्लाज्म जो होता है वो लिविंग मैटर को, कोई भी सेल है उसको जिंदा रखने के लिए हेल्प करता है। तो साइटोप्लाज्म निकाल देंगे तो वो फिर सेल नहीं कहलाएगा। तो सेल कहलाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ का जरूरत पड़ेगा, सेल मेम्ब्रेन, सेकंड क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म, और थर्ड हो जाएगा हमारा न्यूक्लियस, या फिर सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का मतलब होता है लिक्विड पोर्शन, साइटो मीन्स होता है सेल और प्लाज्म मतलब होता है लिक्विड, लिक्विड पोर्शन हो गया। तो इससे ये पता चला कि सेल कहलाने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, बेसिक चीज़, अगर किसी भी चीज़ के अंदर, किसी भी लिविंग मैटर के अंदर अगर सेल मेम्ब्रेन नहीं है तो वो सेल नहीं कहलाएगा, अगर साइटोप्लाज्म नहीं है तो वो सेल नहीं कहलाएगा, अगर न्यूक्लियस नहीं है तो वो सेल नहीं कहलाएगा। उसी तरीके से जस्ट यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट लागू होता है कि एटम्स कहलाने के लिए अगर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा उसके अंदर तो एटम्स नहीं होगा, प्रोटॉन नहीं होगा तो एटम्स नहीं होगा, न्यूट्रॉन नहीं होगा तो एटम्स नहीं होगा। एटम्स कहलाने के लिए तीनों चीज़ होना चाहिए, तीन एक ही साथ होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और इसे ही हम लोग बोलेंगे फंडामेंटल पार्टिकल्स। और ये फंडामेंटल पार्टिकल वही चीज़ यहाँ पे भी लागू हो जाएगा, सेल के अंदर भी फंडामेंटल पार्टिकल्स या फंडामेंटल लिक्विड या फंडामेंटल पोर्शन ऑफ सेल। तो सेल के लिए फंडामेंटल पोर्शन ये हो गया और फंडामेंटल पोर्शन एटम्स के लिए ये हो गया। तो एटम्स कह रहे थे हम लोग कि सबसे छोटा पोर्शन है, बट उससे भी छोटा होता है क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर भी सबसे छोटा सा पोर्शन कौन होगा, तो इलेक्ट्रॉन होगा। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होता है, प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होता है, और न्यूट्रॉन क्या होता है, ये न्यूट्रल पार्टिकल्स होता है, जो इसका कुछ भी चार्ज नहीं होता है, ये न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो अब एटम्स आपको समझ में आया। जब बहुत सारा एटम्स एक साथ मिलेगा, तो समझिए मैटर को बनाने के लिए किस किस चीज़ का जरूरत पड़ा। तो सबसे पहले आप लीजिएगा एटम, क्योंकि एटम बोल रहे हैं तो इससे पहले हमें पता है कि उसका कुछ ना कुछ होता होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता होगा। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को यहाँ पे मैं नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि एटम बोल ही रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होगा, तभी तो एटम्स कहला रहा है। बहुत सारा n नंबर ऑफ एटम्स कंबाइंड होगा तो क्या बनाएगा, जब n नंबर ऑफ एटम्स, जब बहुत सारा एटम्स एक साथ कंबाइंड होगा तो एक एलिमेंट का फॉर्मेशन करेगा, सेम टाइप के कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, एलिमेंट्स का फॉर्मेशन करेगा। जब बहुत सारा एलिमेंट्स मिलकर आपस में, जब बहुत सारा एलिमेंट मिल जाएगा तो फिर अब उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कंपाउंड बोलेंगे।
तो ये सारा चीज यहाँ से जैसे हम लोग एटम्स की से ऊपर की तरफ आते हैं, ये सारा क्या है, मैटर ही है। तो मैटर एक्चुअली में जो चीज हमें दिख रहा है वो सारा मैटर ही है। अगर जो नहीं दिख रहा है तो वो समझ लीजिए कि वो मैटर उस चीज से मिलकर बना हुआ है। अब एक कॉन्सेप्ट आता है मैटर क्या नहीं है, तो साउंड और लाइट ये मैटर नहीं होता है, इसलिए क्योंकि ये किसी भी पार्टिकल से मिलकर नहीं बना हुआ है, इसका खुद का वजूद कुछ भी नहीं है, नहीं ये स्पेस लेता है और नहीं इसका कोई मास होता है। तो आप ये समझ लीजिए, ये बहुत ज़्यादा बेसिक नॉलेज था केमिस्ट्री को समझने के लिए। तो स्टूडेंट, अगर एटम है तो एटम का बिहेवियर होगा, क्योंकि कुछ भी होता है तो उसका बिहेवियर होता है, उसका कुछ अपना खुद का वजूद होता है, खुद का एग्जिस्टेंस होता है और खुद का एक अपना एक बाउंड्री होता है। तो एटम्स है तो एटम्स के बारे में हम लोग को पढ़ना होगा, तभी फिर हम लोग एलिमेंट्स के बारे में समझ पाएंगे कि एलिमेंट्स क्या होता है एक्चुअली में। तो एटम्स के बारे में अगर हमें जानना है तो ये समझ लीजिए कि इसका खुद का एक अपना बाउंड्री होता होगा। तो वो बाउंड्री ये समझ लीजिए आप कि बीच में जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बीच वाले पोर्शन में न्यूक्लियस होता है और इसके चारों तरफ इस वाले बाउंड्री में इसका जितना जो बाउंड्री होगा उसके उस बाउंड्री में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। ये सभी में क्या होगा, ये सभी में इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। वही चीज़ यहाँ पे है, न्यूक्लियस है तो ये प्लस चार्ज को कंटेंट करता है, यहाँ पे प्रोटॉन रहेगा। क्या रहेगा, प्रोटॉन। और ये प्रोटॉन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अगर किसी भी एलिमेंट्स के अंदर जितना प्रोटॉन होगा वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और जो बचेगा वो कहाँ चला जाएगा, साइड में आ जाएगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन इस वाले रीजन में चारों तरफ क्या करेगा, रिवॉल्यूशन करेगा, रोटेट करेगा। तो ये समझ लीजिए आप कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रोटेशन कर रहा है। और फिर रिवॉल्यूशन के बारे में बात करें तो ये रिवॉल्यूशन भी कर रहा है। किसके लिए रिवॉल्यूशन कर रहा है, तो प्रोटॉन के आगे अलोंग ये रिवॉल्यूशन कर रहा है और खुद अपने रास्ते पे ये रोटेट कर रहा है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये वाला जो पोर्शन है इसे हम लोग दूसरे नाम से क्या जानते हैं, ऑर्बिट। क्या बोलेंगे, ऑर्बिट। ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस ऑर्बिट को हम लोग केमिस्ट्री के अंदर शेल बोलेंगे और इस सेल के अंदर सभी का एक लिमिटेशन है। ये समझ लीजिए कि ये एक बॉस है और इस बॉस के ऊपर ये चारों तरफ से एक बाउंड्री है। इस बाउंड्री में कितने सिपाही रहेंगे, इस बाउंड्री के अंदर गेट कीपर रहेंगे या फिर उस बॉस का देखभाल करने वाला कितना होगा, इस वाले रीजन में कितना होगा और इस वाले रीजन में कितना होगा। तो वैसा ही सेम चीज़ इस एटम्स के अंदर भी आता है कि पहले रीजन जैसे बॉस के करीब वाला रीजन में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, कितना उसके अंदर सिपाही रहेंगे। तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होता है, उसके बाद 8 होता है, उसके बाद 8 होता है। तो इस पे आपको मैं अभी बताने वाला हूँ। तो समझ लीजिए आप कि एलिमेंट अगर है तो इस एलिमेंट क्या है, तो एटॉमिक नंबर जितना होगा इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन और फिर प्रोटॉन। जितना इलेक्ट्रॉन होगा एटॉमिक नंबर एलिमेंट के अंदर, जितना एटॉमिक नंबर होगा उस एलिमेंट का उतना ही इलेक्ट्रॉन भी होगा और उतना ही प्रोटॉन भी होगा। ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा। और न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, न्यूट्रॉन के लिए फॉर्मूला आता है मास, मतलब एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मास में से एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, न्यूट्रॉन आ जाएगा। तो आप ये समझिएगा आप कि अगर एलिमेंट है तो एटॉमिक नंबर है मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो सपोज कीजिए आप कि मैं एग्जांपल ले रहा हूँ मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 और उसका मास कितना होता है, 24। तो ये समझ लीजिए आप कि अगर कोई भी एलिमेंट लिखा हुआ है उस एलिमेंट की जगह पे यहाँ पे जो लिखा रहेगा इसे जेड से बोलते हैं और ये इसे ए दिखाते हैं। ये जो होता है ये क्या होता है, एटॉमिक नंबर। जेड इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर और ये क्या हो जाता है, ए हो जाता है एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट। तो मैग्नीशियम के लिए आते हैं तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 हुआ तो ये समझ लीजिए आप कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके अंदर, मैग्नीशियम के अंदर। क्योंकि अगर मैग्नीशियम के अंदर इलेक्ट्रॉन क्यों होगा सर, मैग्नीशियम के अंदर इलेक्ट्रॉन इसलिए हो रहा है क्योंकि ये मैग्नीशियम एलिमेंट है
और ये एलिमेंट एटम से मिलकर बना हुआ है और एटम फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से। तो मैग्नीशियम एलिमेंट है, तो अब हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जानना होगा, क्योंकि ये एलिमेंट है। तो एटम है तब भी जानना होगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा एटॉमिक नंबर जितना होगा उतना ही, 12। और फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा? प्रोटॉन का मतलब होता है प्लस चार्ज, P से प्लस होता है, P से प्रोटॉन होता है। तो प्लस चार्ज में इसमें कितना हो जाएगा? 12। और नंबर ऑफ आपसे बोले कि न्यूट्रॉन निकालिए, तो क्या बोलिएगा? न्यूट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन 24 एटॉमिक मास माइनस 12 मतलब एटॉमिक नंबर, तो 12 आ जाएगा। 12 ये मैग्नीशियम के अंदर सारा चीज़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना होगा उतना ही प्रोटॉन होगा और उतना ही न्यूट्रॉन होगा। तो इसलिए बोला जाता है क्या कि एलिमेंट या फिर आप डायरेक्ट ये बोलिए एटम, दोनों चीज बोल सकते हो। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन है। इस वजह से आप सपोज करो कि अगर इलेक्ट्रॉन चार्जेस को कैरी कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट लग रहा है, तो करंट इलेक्ट्रॉन की वजह से लग रहा है, इससे ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन भी उतना ही है। अगर प्रोटॉन चार्ज पार्टिकल्स को कैरी कर रहा है तो जितना इलेक्ट्रॉन्स है उतना प्रोटॉन्स है, मतलब दोनों एक दूसरे में कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। इस वजह से हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को मैटर करते हैं। तो स्टूडेंट अब हम लोग ये समझेंगे कि अगर एटम्स पढ़ रहे हैं तो एटम्स अगर एलिमेंट है हमारा यहाँ पे, तो इस एलिमेंट के अंदर जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा। एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था आपको कि एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब ये हुआ कि अगर एटम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो ये समझ लीजिए आप कि एलिमेंट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अगर एलिमेंट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो एलिमेंट ही तो क्या है? मैटर है। तो जितना भी मैटर होता है वो सब क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। मतलब ये हुआ कि हमें करंट नहीं लगता है। करंट नहीं लगने का मतलब कि अगर कोई आयरन है, ये सपोज करो एल्युमिनियम है, इसे मैंने टच किया, करंट नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? इसलिए क्योंकि इसके अंदर जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन है और ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जा रहा है, खा रहा है। इस वजह से हमें करंट नहीं लगता है। अब वही कर देते हैं क्योंकि हम लोग जान चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है? कैरी करंट। इलेक्ट्रॉन कैरी करता है करंट। करंट को कैरी करने वाला कौन है? इलेक्ट्रॉन है। तो इससे ये पता चला कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी के अंदर ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन कैरी ज़्यादा करेगा, मीन्स करंट कैरी करेगा, उससे टच करेंगे तो हमें करंट लगेगा। यहाँ पे अगर कोई भी एलिमेंट्स ऐसे रखा हुआ है, न्यूट्रल फॉर्म में रखा हुआ है, तो उसमें हम लोगों को करंट नहीं लगता है। इसलिए नहीं लगता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन जितना होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, दोनों का इफेक्ट 0 बन जाता है। तो अगर सपोज करो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, तो एटॉमिक नंबर कितना हुआ? 12 इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर 12 हुआ इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन भी 12 हो जाएगा और 12 प्रोटॉन भी हो जाएगा। इससे पता चला कि जितना प्लस चार्ज होगा उतना ही माइनस चार्ज होगा। तो दोनों आपस में कैंसिल आउट करेगा और कैंसिल आउट करने के बाद फिर ये अपना रिजल्टेंट कुछ भी नहीं दिखाया क्योंकि ये मैग्नीशियम मेटल्स है, तो हमें करंट नहीं लगता है टच करने के बाद। अब आते हैं हम लोग दूसरे चीज पे आते हैं, कॉन्सेप्ट पे, वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब क्या होता है? अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो सारे चीज को बेसिक नॉलेज से हम लोग को चलना होगा। तो वैलेंसी का मतलब होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट या फिर एटम। एटम या एलिमेंट के कंबाइनिंग कैपेसिटी को ही हम लोग क्या बोलेंगे? वैलेंसी बोलेंगे। और वैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब ये हुआ कि ये कंबाइन क्यों कर रहा है? कंबाइन कर रहा है कंपाउंड बनाने के लिए। किस लिए? कंपाउंड बनाने के लिए। अगर कंपाउंड हमारे पास है, सपोज करो वाटर है, वाटर एक कंपाउंड है, तो कंपाउंड वाटर है, तो इससे ये पता चला कि ये कंबाइन हुआ होगा किसी एलिमेंट्स के साथ, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ है, तभी ये क्या बनाया है? वाटर का फॉर्मेशन किया है। इससे ये पता चला कि यहाँ पे जो वर्ड यूज हो गया, यहाँ पे क्या होगा? वैलेंसी दोनों का यूज हुआ होगा, तभी ये कंबाइन हुआ और कंबाइन करने के बाद ये एक कंपाउंड का फॉर्मेशन किया। तो अब इसलिए हमें वैलेंसी पढ़ना जरूरी है। वैलेंसी के लिए हमें जाना होगा एटम्स के बिहेवियर पे। एटम्स का बिहेवियर मतलब ये हुआ कि एक
बीच वाला सेंटर होता है जिसमें क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, जिसमें जितना भी प्रोटॉन होता है वो सब एक जगह पे सेटल हो जाता है, एक जगह पे आकर रुक जाता है। नेक्स्ट, पहला जो सेल होगा, पहला जो उसका ऑर्बिट होगा, उस ऑर्बिट में पहले वाले ऑर्बिट को आपको हम बता चुके हैं के बोलते हैं, और नेक्स्ट वाले को क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं। और उसके बाद फिर एक और ऑर्बिट आता है जिसका नाम हो जाता है एम, और इसे हम लोग शेल भी बोलते हैं। इसलिए सेल इसलिए बोला जाता है क्योंकि सेल का मतलब होता है हम लोग कंप्लीट को देख रहे हैं ना, कंप्लीट पोर्शन को देख रहे हैं तो शेल बोलेंगे। और एटम्स के लिए ये रास्ता है, तो इसलिए एटम्स के लिए ये ऑर्बिट हो गया। तो एटम्स के लिए ऑर्बिट हुआ, हम लोगों के लिए सेल, क्योंकि हम पूरे चीज़ को देख रहे हैं। तो शेल और ऑर्बिट दोनों में कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है, ये समझ लीजिए आपकी ये एक बाउंड्री है, इसलिए हम लोग इसे शेल बोल रहे हैं। अब ये देखिए आप कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहले वाले सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो 2 होगा, ये मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, इससे कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं। इसमें कितना होगा 8, और इसमें कितना होगा 8। तो आपको याद रखना है 2, 8 और 8। इसमें क्या होगा के, ये क्या होगा एल, और ये क्या होगा एम, और ये मैक्सिमम को दिखाएगा। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 2 होगा, 8 होगा और 8 होगा। अब मैं एग्जांपल ले लेता हूँ फिर से मैग्नीशियम का ही। तो मैग्नीशियम अगर है तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, मतलब इलेक्ट्रॉन 12, प्रोटॉन 12। तो आपको क्या करना है, बस यहाँ पे छोटा सा एक गोल करना है, इसमें 12 लिख दीजिए, क्योंकि प्रोटॉन 12 आ गया प्लस चार्ज के साथ, तो प्लस चार्ज के साथ आ गया। पहले ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट एंड थर्ड ऑर्बिट। अभी हम कैसे डिफाइन करें कि फर्स्ट सेकंड थर्ड होगा, तो इसीलिए आप इसे मिटाइए और क्या कीजिए, डायरेक्ट सबसे पहला आपका काम क्या होगा कि सबसे पहले एक बीच में एक राउंड बनाइए, सर्कल बनाइए, और इसमें लिखिए क्या 12, प्रोटॉन आ गया। फर्स्ट वाले ऑर्बिट में कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2। तो इस मैग्नीशियम के लिए नंबर ऑफ और इलेक्ट्रॉन फर्स्ट वाले शेल में कितना हो गया, 2 हो गया। सेकंड वाले में कितना होगा, तो सेकंड वाले में 8 हो जाएगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 2 3 4, इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है 12 है। अभी 2 और 8 10 कवर हुआ है, अभी भी बच रहा है हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन बच रहा है। तो 1 इलेक्ट्रॉन और एक ये 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन बचा। ये 2 इलेक्ट्रॉन के बारे में अब हम लोगों को पढ़ना है, इसी के बिहेवियर पे पढ़ेंगे, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे देखिएगा आप कि एक कॉन्सेप्ट आपको और लिखना है कि कोई भी एटम्स होगा, कोई भी एटम्स होगा तो वो क्या करेगा, एटम्स या फिर एलिमेंट wants to achieve stability। स्टेबिलिटी ये अचीव करना चाहेगा हर एक केस में, जो भी एटम्स है या एलिमेंट है, तो वो क्या चाहेगा कि हम अचीव करें क्या, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी अचीव करने का मतलब ये हुआ कि हम किसी से कॉम्बाइंड होकर अचीव करें, या फिर हम किसी को देकर अचीव करें, या किसी से इलेक्ट्रॉन लेकर अचीव करें। अचीव करने का मतलब ये हुआ कि उसके लास्ट वाले ऑर्बिट में जितना हमें चाहिए होगा, जितना उसका कॉन्सेप्ट है, जितना उसको इलेक्ट्रॉन रखने का सलाहियत है उतना ही रखे, उससे ज़्यादा नहीं रखना चाहेगा और नहीं उससे कम रखना चाहेगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 2, तो कोई भी एटम्स चाहेगा कि हम 2 रखें या 0 रखें, उसके बीच में कुछ भी नहीं। 8 है तो 8 रखें या 8 से 0 रखें, मतलब 8 से कम रखने का बात ही नहीं होगा, 0 रखें। यहाँ पे भी 8 है तो 8 रखें या 0 रखें, मतलब रखें 8 रखें तो पूरा रखें, नहीं रखें तो 0 रखें, कंप्लीट नहीं रखेंगे, तभी वर्ड आएगा स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी के लिए क्या करेगा ये, अब मैग्नीशियम के केस में आते हैं। तो मैग्नीशियम 12 है, तो पहले वाले में 2 हो गया, 8 हो गया, और फिर एम वाले में 2 इलेक्ट्रॉन इसे है। अब ये क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन को किसी को दे दे या फिर किसी से ले ले। तो अब क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी कोई तो देगा नहीं, 6 इलेक्ट्रॉन कोई देगा नहीं, तो ये क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। इसलिए क्योंकि डोनेट करना ज़्यादा आसान है इसके लिए, इसको रखने से ज़्यादा रखेगा तो परेशानी है, चाहेगा चलो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, हटा दो इसको। तो ये देकर क्या करेगा, स्टेबिलिटी कवर करेगा। स्टेबिलिटी कवर करेगा, इससे ये पता चला क्योंकि 6 तो कोई देगा नहीं, तो अपना ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब एक चीज़ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ,
जितना इलेक्ट्रॉन ले ले या दे उसे वैलेंसी कहते हैं। जितना भी इलेक्ट्रॉन ले ले या जितना इलेक्ट्रॉन दे दे उसे हम लोग वैलेंसी बोलते हैं। याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो ये दे रहा है, कितना दे रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी मैग्नीशियम का कितना हो गया? 2 हो गया। जब वैलेंसी 2 हो गया तो अब एक कॉन्सेप्ट और आता है कि अगर मेटल्स होगा तो वो क्या करेगा? डोनेट कर देगा, दे देगा। और नॉन मेटल्स होगा तो वो क्या करेगा? गेन करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इलेक्ट्रॉन लेगा। मेटल्स होगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा हमेशा, और नॉन मेटल्स होगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को, मतलब दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपने पास गेन करना चाहेगा, दूसरे का इलेक्ट्रॉन अपने पास रखना चाहेगा। तो ये किसी को दे रहा है, तो ये मेटल्स हो गया। इस वाले इलेक्ट्रॉन को कोई लेने वाला भी होगा तो जो ले रहा है वो नॉन मेटल्स हो गया। तो अब यही पे वर्ड आ जाता है मैग्नीशियम। जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, इससे ये पता चला कि रिएक्टिविटी अगर हो रहा है तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के साथ ही होगा, क्योंकि जब मेटल्स है कंबाइंड हो रहा है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को किसी को देना चाहेगा, लॉस करना चाहेगा, किसी को अपना इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करना चाहेगा। तो डोनेट कर रहा है, इससे ये पता चला कि कोई गेनर भी होगा, लेने वाला भी होगा, तो लेने वाला नॉन मेटल्स होगा। तो मेटल्स का रिएक्शन हमेशा नॉन मेटल्स के साथ होता है। इससे ये पता चला कि कुछ भी यहाँ पे कंपाउंड बनेगा तो जो बन रहा है एक्चुअली में वो क्या होगा? मैग्नीशियम के साथ जो कंबाइंड हो रहा है वो नॉन मेटल्स है। इससे ये पता चला कि ऑक्सीजन नॉन मेटल्स है, क्योंकि मैग्नीशियम का ऑक्साइड हम लोग पढ़ते हैं। अब आते हैं तो इसके वैलेंसी पे आएंगे। तो मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना हुआ? वैलेंसी हो गया इसका 2। डोनेट कर रहा है या गेन कर रहा है? तो डोनेट कर रहा है तो प्लस हो गया। इससे ये पता चला कि मैग्नीशियम क्या है? मेटल्स है। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, इसको अच्छे से पढ़िए, आप नोट्स बनाइए। और अगले लेक्चर में आपको मैं इलेक्ट्रॉन्स के बिहेवियर के बारे में और भी आगे फर्दर बात करेंगे, और सभी के वैलेंसी को देखेंगे, और उसके बाद कैसे ये कंबाइंड होता है। उसके बाद किसी भी इलेक्ट्रॉन को, किसी भी एलिमेंट्स को हम लोग सपोज करो H2, O2, N2, और फिर वही चीज़ मैग्नीशियम को Mg लिखते हैं, नाइट्रोजन को N3 लिखते हैं, और फिर सोडियम को Na लिखते हैं, कैल्शियम को Ca लिखते हैं। ये सब क्यों लिखते हैं ये अगले क्लास में आपको बताया जाएगा बहुत अच्छे लेवल पे, और आप बहुत आसान से बैलेंस करना भी समझ लेंगे। आप बैलेंसिंग सब चीज़ दिखाएंगे आपको। उसके बाद फिर हम लोग जब हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर आपके 10th क्लास का पहला चैप्टर कवर करेंगे, केमिकल रिएक्शन। क्योंकि केमिकल रिएक्शन पढ़ने के लिए हमें बेसिक जानना ही पड़ेगा। अगर बेसिक नहीं जानेंगे तो केमिकल रिएक्शन कवर नहीं हो पाएगा। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। जब तक के लिए आप सेफ रहिए, घर पे रहिए, और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, और नोट्स हमेशा बनाते रहिए। क्योंकि अगर आपको कुछ भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कुछ भी पूछ सकते हो। थैंक यू।